हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस में अभी मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे। तो कल जिन लोगों ने 2018 में 64वीं बीपीएससी को दिया था उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। और आप जाके हमारे चैनल पे एक वीडियो मैंने इस पे बनाया, आप कटअप देख सकते हैं कि कटअप कितना गया है हाईएस्ट जनरल में, और फिर मिनिमम क्या है वो भी देख सकते हैं। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे 67th का नोटिफिकेशन जुलाई में आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का क्लास चल रहा है, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन का डेली क्यूज चल रहा है, साथ ही साथ में उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है और जनरल करंट अफेयर का भी है, और 25 क्वेश्चन का वो सेट चल रहा है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 का वर्णन किया था। आज हम पढ़ेंगे चलिए इसको भरना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक रहे हैं। तो चलिए अनुच्छेद 20 देखते हैं मार्कर। चलिए जो चल रहा है उसी में दिखाते हैं, सूख गया थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादातर बोल देंगे। अनुच्छेद 20 देखेंगे आज और अनुच्छेद 21 देखेंगे, ठीक है, 21 देखेंगे। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में कुछ वर्णन है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें अनुच्छेद 20 में क्या है, थोड़ा सा उसको डिटेल से देखते हैं। इसमें क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मेनली यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आता है तो यहीं से आएगा, ठीक है ना। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 20 में है। तो इसमें यह बताया गया है किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंड नहीं दिया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है तब उस स्थिति में उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। और ये कानून दोनों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए भी और भारतीय नागरिकों के लिए भी। अब दो और यहाँ टर्म हैं, भूतलक्षी विधि और एक भविष्यलक्षी विधि। भविष्यलक्षी विधि ये दोनों है क्या, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। तो भविष्यलक्षी विधि वो विधि होता है कि निर्माण की तिथि के बाद किसी अन्य तिथि से वो लागू होता है, मान्य होता है, तब वैसे विधि को, वैसे कानून को, वैसे लॉ को हम बोलते हैं भविष्यलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि क्या हुआ, कोई कानून निर्माण हुआ, उसको लागू कभी होना था लेकिन उससे पहले लागू हो जाता है, ठीक है ना, तो वो भूतलक्षी विधि कहलाता है। तो भूतलक्षी विधि और भविष्यलक्षी विधि में यही अंतर है। भूतलक्षी विधि को इंग्लिश में बोला गया है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और इसका इंग्लिश फिलहाल नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो भूतलक्षी विधि और भविष्यलक्षी विधि क्या है वो तो कंफर्म हो गया होगा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 20 का 1, 20 का 2 और अनुच्छेद 20 का 3। ये सारा जो भी पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, उसमें भी ये स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड वाले में है, ठीक है ना। अब तीनों का वर्णन एक एक करके करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको सज़ा उस वक्त जो कानून है उसके अनुसार ही दिया जाएगा, ना कि नए कानून बनाकर उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। यह आपराधिक कानून के लिए लागू होता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 20 का 2 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है। और उसी प्रकार से यदि अनुच्छेद 20 का 3 देखें तो किसी भी व्यक्ति को यदि वो गुनाह किया है, फिर उस पर आरोप है किसी प्रकार का, तो यहाँ पे इसमें अनुच्छेद 20 के 3 में ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को खुद के
प्रति गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं खुद से अपना गुनाह को वो कबूल कर ले, आप उसके लिए सबूत ढूंढिए। ठीक है ना। अनुच्छेद 20 के 3 में यही है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 का टॉपिक था अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए लाइट, हाँ, तो अनुच्छेद 20 के 3 हो गया ना, तो इसमें और कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या है। थोड़ा अब अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो कह रहा है किसी खास विधि द्वारा, राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी खास कारण से ऐसे नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से चर्चा उच्चतम न्यायालय ने कब किया? जब एक विवाद आया मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में आया। एक गोपालन समिति भी आया था 1985 में आया था। तो इसका गौण मतलब कि सूक्ष्म व्याख्या किया गया था, लेकिन जब ये वाद आया मेनका गांधी बनाम भारतवाद आया तब इसका विस्तृत व्याख्या किया गया। और इसमें यह कहा गया कि इस वाद में न्यायालय ने माना कि दैहिक स्वतंत्रता जो है समस्त आवश्यक, यानी कि इसी दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो क्या करता है, व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। मतलब कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए स्वतंत्र यानी सक्षम है। अब इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद ये क्या है कि इस है ना, तो अनुच्छेद 19 जो है एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि जब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिल गया तो आपको जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए अनुच्छेद 19 में वो भी मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का जो अधिकार है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी आ ही जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल से ये देखेंगे कि अनुच्छेद 21 एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो न्यायपालिका इसको समय समय पर व्याख्या करते रहा है कि इसमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता आएगा। तो 34-35 प्रकार की है अभी तक, जिसमें जिस बुक की सहायता मैं ले। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित जो एक्स्ट्रा क्या क्या है सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ा, कौन कौन सा अधिकार और इसमें आ सकता है, तो उसको हम यहाँ पढ़ देते हैं। आपका स्क्रीन पे वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। पहला है जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है आश्रय का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य का अधिकार, पाँचवा है सुनवाई का अधिकार, छठा है सूचना का अधिकार, सातवां है प्रतिष्ठा का अधिकार, आठवां है सोने का अधिकार, नौवां है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 10वां है विद्युत का अधिकार, 11वां है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, 12वां है स्वास्थ्य पर्यावरण प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, ये भी आता है, ठीक है। 13वां नंबर में 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 15वां में है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, 16 में है त्वरित सुनवाई का अधिकार, 17 में है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, 18 में है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, 19 नंबर में है फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, 20 नंबर में है विदेश यात्रा करने का अधिकार, 21 में है बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, 22 में है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 में है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, 24 में है सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, 25 में है राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, 26 में है कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, 27 में महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, 28 में है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, 29 में है दोष सिद्धि न्यायालयीय आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार, और 30 में है सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, 31 में है सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं
सशक्तिकरण का अधिकार, और 32 में है वार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, 33 में जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, 34 में शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, 35 में है जीवन साथी चुनने का अधिकार, और 36 में है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। तो ये कुछ पॉइंट है जो 21 में निहित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत इसको विस्तारित किया गया है। अब इसी में कुछ और पॉइंट है कि न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि का उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना, अर्थात विधि उचित तार्किक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही होनी चाहिए। न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार तो है ही, साथ ही उसके औचित्य का परीक्षण करने की भी शक्ति है। और इसके साथ ही साथ न्याय एक टर्म है, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधीवाद से ही माना जाता है। इसमें न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए कुछ और टर्मों को देखते हैं। एक टर्म है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय ये क्या होता है? इसमें कुछ 2-4 टर्म है, उसका पहले वर्णन कर लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 का भी वर्णन लगभग हो गया, उसी से रिलेटेड है। प्राकृतिक न्याय क्या है? तो प्राकृतिक न्याय का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी अपराध के नहीं, और दंडित किया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को दंडित किया जाना है, जिस पे अपराध सिद्ध किया गया है कि अपराधी है, उसको अधिकार ये है कि वो अपना पक्ष रख सके, ठीक है ना, अपना दलील दे सके। तो यही है प्राकृतिक न्याय, ठीक है ना, प्राकृतिक न्याय। अब अनुच्छेद एक और जोड़ा गया था, 21A जोड़ा गया था, ठीक है ना, 21A जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था? ये 86वें संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की उम्र का है, उनको ये अधिकार है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो अनुच्छेद 21 में यही वर्णन है, ठीक है। अब एक टर्म ये है पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, ठीक है ना, पशुओं को उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। तब जीवन का अधिकार तो मनुष्य के लिए जो निर्धारित किया गया ही था, लेकिन मई 2014 में उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा किया कि जीवन के अधिकार में सिर्फ मानव के जीवन के अधिकार की सुरक्षा का वर्णन नहीं होना चाहिए, पशुओं की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा भी होना चाहिए। इसके तहत क्या हुआ, तमिलनाडु में जब पोंगल पर्व मनाया जाता है ना, हाँ, उसके दूसरे एवं तीसरे दिन एक पर्व मनाया जाता है जल्लीकट्टू, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बुल फाइटिंग, मतलब कि सांडों को लड़वाया जाता है। और साथ ही साथ तो इसको तो बंद करवाया गया है 2014 में। साथ ही साथ ये घोषणा किया गया कि बैलगाड़ी का जो दौड़ होता है, ठीक है ना, वो भी बंद कर दिया जाए। तो 2014 के बाद ये 2 निर्णय जानवरों के लिए आया, ठीक है। तो पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार, पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम एक आया था 1960 के तहत प्रतिबंधित है। इसी में कुछ ना कुछ विस्तार होते रहा है। अब है सुप्रीम कोर्ट, और वही कहा कि अनुच्छेद, इसको हम बोल चुके हैं लेकिन फिर देख लेते हैं कि इसमें प्रयुक्त जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अब कुछ और टर्म है। एक टर्म आया है ज्ञान कौरवाद। ज्ञान कौरवाद, इसमें क्या कहा गया है? तो जीवन के अधिकार में ये कतई निहित नहीं है कि इसमें मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, इसको ज्ञान कौरवाद में विस्तार रूप से बताया गया था। 2 टर्म है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और एक है सक्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। 2 टर्म है, हाँ, सक्रिय इच्छा मृत्यु। ये 2 टर्म क्या है, इसी में हमको समझना होगा। तो निष्क्रिय का तो मीनिंग जानते हैं, पैसिव, और इच्छा मृत्यु का मीनिंग जो होता है यूथेनेसिया होता है, ठीक है। तो इसमें पैसिव हो जाएगा, इसमें एक्टिव यूथेनेसिया होगा। तो भारत सरकार जो है इसकी मान्यता देता है, पैसिव यूथेनेसिया की मान्यता देता है, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथेनेसिया की मान्यता
नहीं देता है। तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है? कोई व्यक्ति का जो जीवन है वो चल रहा है मशीन के बल पे, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट पे चल रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट यदि हटा दिया जाता है तो वो मानिए कि मर ही गया है। तो इस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति है तो पैसिव एथेनेसिया दिया गया है कि जो भी जीवन रक्षक प्रणाली पे वो जीवित है उसको हटा के उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, हटाकर समाप्त किया जा सकता है। लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु को भारत सरकार अभी तक अधिकार नहीं देता है। इसमें यह होता है कि कोई व्यक्ति कोई कष्टकारक रोग से गुजर रहा है लेकिन जी सकता है वो, ठीक है ना, उसको ट्रीटमेंट मिलता रहे तो वो जी सकता है, लेकिन वो रोग के कारण उसका जो कष्ट है असहनीय है। उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मृत्यु चाहिए, ठीक है, तो वो सरकार स्वीकार नहीं करती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, इंजेक्शन या दवा के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो ये हुआ सक्रिय इच्छा मृत्यु को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। आगे और है कि 9 मार्च 2018 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित माना है। लास्ट में पढ़े थे ना, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें एक टर्म है, इसके साथ न्यायालय ने, ये तो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। एक और टर्म है लिविंग विल। लिविंग विल होता है क्या? ठीक है, तो लिविंग विल ये होता है ना, कोई मरीज है, ठीक है, तो मरीज पहले ही ये घोषणा कर देता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट उसमें बच भी सकता है या ना भी बचने की स्थिति में हो, या फिर इस स्थिति में पहुंच जाए कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कंडीशन में पहुंच जाए, मशीन पे ही उसको जीवन जीने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो पहले ही एक दस्तावेज पे सिग्नेचर करके ये कह सकता है कि वो बताने की स्थिति में ना हो। तो उस स्थिति में उसके परिवार वाले जो हैं मशीन पे जो जीवन उसका चल रहा होगा यदि, तो उसको हटा के उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। तो लिविंग विल यही है, यही बता रहा है कि एक लिखित दस्तावेज है जिसमें रोगी पहले ही घोषणा कर सकता है कि यदि वह ठीक ना होने की स्थिति में हो या उसे किसी प्रकार का चिकित्सीय उपचार, तो उसे किस प्रकार का चिकित्सीय उपचार दिया जाता हो जाए, वो उसकी निर्णय पहले ही कर देगा। कर वह अपने परिजनों को जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। तो ये लिविंग विल वही है। तो हमने यहाँ देखा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, ठीक है, और ज्ञान कौरवाद में ही ये रिलेटेड था। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अनुच्छेद 21 का हमने वर्णन देखा और 20 का देखा। अनुच्छेद 22 भी इसी में आता है, तो 22 का वर्णन अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।